गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 7, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण व गुणधर्म। ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक चल रहा है हमारा परमाणु सिद्धांत, जिसका पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा था हमने? पार्ट फर्स्ट के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कवरी बताई थी। जो परमाणु जो होता है उसका नाम कैसे पड़ा, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता था, और एक सिद्धांत पढ़ा था जो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो भाई डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दे दिया था, उसकी कमी भी हमने देख ली थी कि उसकी कमी क्या है। उसकी कमी ये रह गई थी कि भाई छोटे छोटे कण नजर आए थे परमाणु के अंदर। उससे पूछा गया क्या है ये, तो उसका बता नहीं पाया कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं उनकी खोज हुई नहीं थी। ठीक है ना, इस चक्कर में जो बेचारा डाल्टन है, जब उसको पता ही नहीं है कौन सी चीज क्या है, तो वो क्या बताएगा। तो इसलिए वो बता नहीं पाया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए उसका जो थ्योरी थी, उसकी जो सिद्धांत था, वो क्या कर दिया, फेल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नया जो साइंटिस्ट आया सेकंड, वो आया बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो नया जो साइंटिस्ट आया हमारा नंबर 2, वो कौन आया? जे थॉमसन। ठीक है, इंग्लिश में जे थॉमसन और हिंदी में ऐसे जे थॉमसन। अब भाई सब कुछ इसको पकाया पकाया मिल गया। भाई कणाद ने थ्योरी दे दी थी, डेमोक्रिटस लियोसिपस ने भी बता दिया था परमाणु के बारे में, और रही सही कसर जो थी थ्योरी की, वो किसने पूरी कर दी? डाल्टन ने पूरी कर दी थी। तो इसको पका पकाया मिल गया सब कुछ, डेफिनेशन वगैरह कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन बस इसने एक कमी जो रह गई थी, किसकी? डाल्टन की जो कमी थी, उसको पूरा करने की कोशिश की। तो उसके लिए सबसे पहले इसने इस चीज का पता लगाया कि भाई वो जो छोटे छोटे कण नजर आए थे डाल्टन की थ्योरी के अनुसार, परमाणु सिद्धांत जो दिया था डाल्टन ने, उसकी थ्योरी के अनुसार जो परमाणु के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कण नजर आए थे, वो क्या थे? इस चीज का पता लगाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1897 में, सन 1897 में इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई जे इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई, किसने की? तो जे थॉमसन ने की थी 1897 के अंदर। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद इसने 1898 के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद सन 1898 में इसने अपना क्या दिया? परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब परमाणु के बारे में बताना इसने स्टार्ट किया कि भाई छोटे छोटे कण जो थे वो क्या थे। अब वो बताएगा क्या थे क्या नहीं थे, और उसकी स्ट्रक्चर भी बताएगा ये कैसी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जे थॉमसन जो है, उसने परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो कब किया था? वो किया था 1898 के अंदर। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कब की? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो भाई इसने अपने परमाणु मॉडल के अंदर क्या कहा, ये समझो कि भाई जो परमाणु होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, गोलाकार। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात कही किसने? थॉमसन ने, कि परमाणु एक, अब ये जो इसकी जो बाहर की सरकमफ्रेंस हमको नजर आ रही है, इसकी जो परिधि नजर आ रही है, ये
इसने क्या कहा कि ये तो होती है धनावेशित, ठीक है, मतलब इसके अंदर धनावेश होता है ये तो, और इसके अंदर संपूर्ण रूप से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो समझे इसका मतलब उसने क्या कहा था, जो डाल्टन था उसने स्ट्रक्चर बताई थी इस तरह की होती है कुछ, लेकिन उसमें जब छोटे छोटे कण नजर आए थे तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था उसका। तो जब इसने वो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी जे थॉमसन ने, तो फिर अपना मॉडल प्रस्तुत किया 1 साल बाद, और क्या कहा कि भाई परमाणु की स्ट्रक्चर तो होती है ऐसी, एक धनावेशित गोला होता है परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर समान रूप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वितरित रहते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। गोला होता है धनावेशित, इसके अंदर चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, उदासीन गोला होता है ये, कैसा होता है, उदासीन गोला, ठीक है। इसने क्या कहा कि भाई परमाणु एक उदासीन गोला होता है, उदासीन का मतलब होता है कि जितने इसमें पॉजिटिव आवेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव आवेश होते हैं, ठीक है ना। धनावेशित भाग जितना होता है उतना ही ऋणावेशित भाग होता है, इसलिए जो परमाणु होता है एक उदासीन गोला होता है जिसकी त्रिज्या जिसका व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसने अब ऐसे समझ में नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन की ये परमाणु की संरचना है, परमाणु मॉडल इसने इस प्रकार से दिया। अगर इस तरह से समझ नहीं आए तो इसने एक और तरीके से बताया, वो बताऊंगा। पहले उससे पहले इसने अपने जो मॉडल का नाम दिया, इसके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग। क्या था, प्लम पुडिंग। अब प्लम पुडिंग क्या होता है वो बताऊंगा अभी। तो प्लम पुडिंग का मतलब हुआ, प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है क्रिसमस की, ठीक है। प्लम पुडिंग नाम की एक मिठाई होती है जो क्रिसमस पे काम में आती है, क्रिसमस पे यूज में लेते हैं। उसमें क्या होता है, केक होता है, केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसने ये जो अपना मॉडल था परमाणु मॉडल, उसको उससे कंपैरिजन करके बताया कि जिस तरह से क्रिसमस की जो मिठाई होती है प्लम पुडिंग, जिसके अंदर केक होता है, केक के अंदर जगह जगह ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोले के अंदर जगह जगह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो इसने प्लम पुडिंग के मॉडल का नाम इसलिए दिया, ठीक है ना। उसके दिमाग में आ गया उस टाइम तो बता दिया। तो कई क्वेश्चन बन गए यहां से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कब की। दूसरी, जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया, ठीक है। तीसरी, अपने परमाणु मॉडल का नाम क्या रखा। चौथी, परमाणु का व्यास कितना बताया उसने, ठीक है ना। तो ये कई प्रकार की इसमें क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, अब प्लम पुडिंग भी छोड़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आता तो अपन एक सीधा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो और भी अच्छे समझ में आएगा तुमको। तो तरबूज देखा है, नवी क्लास में तुम सब कुछ पढ़ चुके हो ये, ठीक है ना। तो तरबूज देखा है, तरबूज को जब बीच में से काटते हैं ऐसे भाग होता है तरबूज का, बीच में से काटते हैं तब, और ये बीच में इसमें क्या होते हैं, काले बीज भी लगे होते हैं ना। तो इसने इसकी तुलना, तरबूज की तुलना भी इससे कर दी कि भाई जो इसका लाल भाग होता है तरबूज का चारों तरफ, रेड जिसको हम खाते हैं, उसको तो इसने बता दिया धनावेशित भाग, ठीक है। और उसके अंदर जो जगह काले रंग के क्या होते हैं, बीज धसे होते हैं, उन बीजों को इसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब समझ में आई। तो इसने बताया कि जिस तरह तरबूज का लाल भाग धनावेशित भाग माना, और उसके अंदर जो छोटे बीज होते हैं वो ऋणावेश का काम करते हैं, उसी तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, परमाणु मॉडल की, मतलब परमाणु की होती है। ये इसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया जे थॉमसन ने। समझ में आई बात। चलो भाई,
ये भी इसने थ्योरी दे दी। अब बात आती है कि भाई इसकी कमी कहाँ रहेगी। एक और एग्जाम्पल बताऊं, एक और एग्जाम्पल, लड्डू खाते हो ना, लड्डू जो होते हैं शादी ब्याह में, उसमें तुमने देखा होगा जगह 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 खीरे के बीज डाले जाते हैं, डालते हैं ना। तो लड्डू को तो मान लिया धनाभिषिक्त भाग, और जो छोटे छोटे बीज उसमें नजर आते हैं उनको क्या मान लिया, उनको मान लिया उसने इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह की इसने अपना थ्योरी दी और परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब कमी कहाँ रह गई, कमी क्या रह गई, कमी ये रह गई इसकी कि भाई एक और वैज्ञानिक था रदरफोर्ड। कौन था, रदरफोर्ड, जो इसके बाद आएगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इससे पूछा कि भाई तूने थ्योरी तो प्रस्तुत कर दी, इसको हमको प्रैक्टिकल करके समझा, तब जाके हम इसको मानेंगे कि भाई प्रैक्टिकल करके जब इसको तू बता देगा कि भाई सच में ही ऐसा होता है, हमको दिखा तो सही इस प्रकार का होता है, तभी हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, तो भाई ये उस चीज को अपने एक्सपेरिमेंटली रूप से मतलब प्रस्तुत नहीं कर पाया, प्रयोग करके नहीं दिखा पाया जे थॉमसन, केवल थ्योरी दे पाया कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये कुछ है वो कुछ है, सब कुछ ऐसे बता दिया। लेकिन जैसे रदरफोर्ड ने इससे कहा कि भाई अपना प्रयोग करके इसको हमको समझा दे, मान जाएंगे हम। तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को ये जो है अपने मॉडल से प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसलिए इसका भी खत्म। ठीक है, इसलिए जे थॉमसन का भी नियम जो है वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं भाई तीसरा साइंटिस्ट कौन आया भाई ऐसा अंग्रेज, इसको प्रस्तुत करने के लिए आगे। अब तीसरा जो आया हमारा वो आया बेटा रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसने 1917 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, सॉरी 1911 में। ठीक है, 1911 में इसने क्या किया भाई, जो जे थॉमसन जिस चीज को प्रयोग नहीं करके बता सका, उस चीज को प्रयोग करके इसने बताने की कोशिश की। तो देखते हैं भाई इसने भी क्या कहा। तो इसने और इसके शिष्यों ने थोड़ा सा किया, प्रयोग करके प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो क्या किया, इसने एक सोने की पतली झिल्ली ले ली। ठीक है, फॉइल ले ली, एक सोने की पतली झिल्ली, जिस तरह से चांदी का वर्क नहीं होता, किसके बर्फी वगैरह तुम खाते हो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है चांदी का, सिल्वर का, इस तरह की पतली और भी पतली। अब मैं उसकी मोटाई भी बता देता हूं। सोने की झिल्ली जिसकी मोटाई थी 10 की घात -7 मीटर, इतनी पतली झिल्ली ली इसने सोने की। अब सोने की पतली झिल्लियों पर एल्फा कण जो होते हैं, एल्फा कण होते हैं जिनको हीलियम के नाभिक भी बोला जाता है। उनकी क्या करवाई, बौछार करवाई इसके ऊपर। भाई एक सोने की पतली फॉइल लगा ली, ठीक है, और उसके ऊपर एल्फा कणों की बौछार करवाई, जैसे टॉर्च से हम लाइट डालते हैं ना, इस प्रकार से उसके ऊपर एल्फा कण की बौछार करवाई फॉइल के ऊपर। अब उसने एक वर्ताकार गोला बना दिया उसके ऊपर, जैसे इस प्रकार की फॉइल ले ली, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग इसमें हमने बना सकते हैं। और उसके ऊपर एक वृत्ताकार गोला बना दिया ऐसे, ये तो फॉइल हो गई, और ये हो गया सर्कल। और सर्कल के ऊपर अब ये जो बीच का पोर्शन बच गया, इसके ऊपर इसने जिंक सल्फाइड, उसका क्या कर दिया, लेपन कर दिया बेटा। ठीक है, अब जिंक सल्फाइड का लेपन कर दिया। क्यों कर दिया लेपन, मैं इसको हटा देता हूं साइड का, जो है हमारा पोर्शन, ये जिंक सल्फाइड का लेपन इसलिए किया बेटा क्योंकि जो जिंक सल्फाइड होता है उसके ऊपर जैसे ही अल्फा कण पड़ेंगे तो हमको उसकी प्रतिदीप्ति दिख जाएगी, भाई किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, इसलिए उसने जिंक सल्फाइड का उसके ऊपर लेप कर दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने क्या किया,
एक सोने की पतली झिल्ली ली जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर थी। उसके ऊपर क्या किया, अल्फा कण या जिसको हीलियम के नाभिक भी बोलते हैं उसकी क्या करवाई, बौछार करवाई। बौछार करवाने के बाद में भाई क्या पता लगा कि इसने इसके ऊपर 20,000 लगभग 20,000 से ज्यादा ही अल्फा कण भेजे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जब 20,000 से ज्यादा अल्फा कण भेजे तो अधिकतर अल्फा कण तो ऐसे सीधे निकल गए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। कुछ अल्फा कण जो थे वो गए तो ऐसे, लेकिन किसी और एंगल पे चले गए, इस तरह से, इस तरह से इधर उधर डिवाइड हो गए। अब 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया था उसी दिशा में वापस लौट कर आया, ठीक है। तो सबसे पहले 3 बात बताऊंगा मैं। सबसे पहली बात कही कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के किए गए प्रयोग के प्रेक्षण क्या थे, क्या क्या प्रेक्षण थे। तो प्रेक्षण क्या था कि उसने जब अल्फा कणों की बौछार करवाई थी इसके ऊपर, तो पहला पॉइंट तो क्या था, अधिकांश अल्फा कण जो थे सोने की पतली झिल्ली से सीधे निकल गए। तो ये देखो सीधे, ये वाले जो है अधिकांश सीधे निकल गए। बहुत कम कण, मतलब कुछ कण ऐसे थे जो इधर उधर 1-2 अलग अलग एंगलों पर चले गए। देखो ये दिख रहे हैं जो चले गए। और 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में लौटकर वापस आ गया, ठीक है ना, 180 डिग्री पे एंगल पे वापस आ गया। तो ये इसके 3 प्रेक्षण थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किए गए प्रेक्षण कौन कौन से थे। तो तुम क्या लिखोगे, रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसको 3 प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त हुए। पहला कि अधिकतर अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण थे तो किसी एंगल पे इधर उधर हो गए, और 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो क्या हुआ, 180 डिग्री पर जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस आ गया। अब भाई इस चीज को देखकर उसने क्या निष्कर्ष निकाला। तो सेकंड आते हैं, ये तो क्या थे, ये तो थे प्रेक्षण। अब आता है निष्कर्ष। भाई रिजल्ट भी तो बताएगा, क्या रिजल्ट निकला इसको देखकर इसने क्या बताया। तो रिजल्ट बताऊं भैया क्या था इसका। इसने क्या कहा कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है, जिसमें से जो अल्फा कण थे वो क्या हो गए, सीधे आर पार निकल गए। भाई तुम खुद ही बता दो कोई चीज खोखली, अब जैसे मैं कोई गोला बना दूं, या फिर जैसे खिड़की है, खिड़की में जगह जगह छेद होते हैं, तो मान लो मैं कोई बॉल फेंकू उसके अंदर, खिड़की को मान लिया मैंने सोने की पतली झिल्ली और बॉल को मान लिया अल्फा कण। अब मैंने 50-60 बार उसके ऊपर फेंकी, ऐसे फेंकते गया तो कुछ तो ऐसे कई बार तो ऐसा होगा कि वो खिड़की की जो छेद है उनमें से बॉल आर पार निकल जाएगी। कुछ बार ऐसा होगा कि इधर उधर चली जाएगी पड़ के, और 1-2 बार ऐसा भी होगा कि जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकूंगा उसी डायरेक्शन मेरे पास वापस आ जाएगी, होगा ना। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। मान लो मेरा जो खिड़की है वो अधिकतर खाली हुई तो मेरी अधिकतर जो बॉल है वो सीधी जाएगी बाहर ही, मेरे पास वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। मान लो कम छेद हुए उनमें तो इधर उधर पड़ेंगी, होगी ना। तो उसने यही बात बताई कि हमने जैसे उसके प्रेक्षणों में पढ़ा कि भाई अधिकांश कण थे वो सीधे निकल गए, आर पार निकल गए। इसका मतलब क्या है कि अधिकांश भाग जो है परमाणु का वो क्या है, खोखला होता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये उसने बना दिया परमाणु, ठीक है। अब इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिसमें से आर पार निकल गए। पहला निष्कर्ष उसने ये निकाला। दूसरा निष्कर्ष उसने निकाला कि भाई जो अल्फा कण जो होते हैं उनके ऊपर कोई ऐसा बल काम कर रहा है जिससे वो वापिस आ रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। मतलब एक वापिस भी तो आया था, ये 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया था, मतलब इसका मतलब उसको किसी ने वापस धक्का मारा इसलिए वापस उसी डायरेक्शन में आ गया वो। इसका मतलब कोई उसके अंदर, परमाणु के अंदर ऐसी कोई चीज है जो अल्फा कणों पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रही है जिसकी वजह से बॉल वापस आ रही है, ठीक है ना। तो
कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल लग रहा था। और लास्ट में उसने क्या कहा कि भाई परमाणु के अंदर एक नाभिक और होता है, नाभिक, ऐसे बीच में क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस। क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस होता है बीच में, इसको हम बोलेंगे नाभिक। ठीक है ना। अब देखो, अब तुमको सारा कुछ मैं समझाऊं। 3 बात बताई थी कि अधिकांश अल्फा कण सीधे थे, निकल गए आर पार। कुछ अल्फा कण इधर उधर टकरा गए, 20,000 में से एक ऐसा था जो टकरा गया। तो देखो भाई, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इसने इस प्रकार से बताई। रदरफोर्ड ने इस प्रकार से बताई और थॉमसन जो था उसने ऐसे बताई थी, कंप्लीटली ऐसे। तो डिफरेंस नजर आ गया। तो इसने क्या कहा कि भाई सारे तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक जो होता है उसके चारों तरफ क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये जो बच गया, ये यहां से और ये बीच का ये वाला, देखो ये वाला हिस्सा जो है खाली है ना, अधिकांश भाग। तो इनमें से होकर तो वो जो अल्फा कण थे वो आर पार निकले थे, और जो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं तुमको, इनसे वो जो अल्फा कण थे वो टकरा कर इधर उधर चले गए थे। और ये जो तुमको नाभिक नजर आ रहा है बीच में, ये इसमें से वो अल्फा कण जो था 20,000 में से एक था, वो इधर उधर मतलब जैसे गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया था। ठीक है। अब उसने लास्ट में अपना मॉडल प्रस्तुत करते हुए क्या कहा कि भाई परमाणु जो होता है ना, अब देखो थॉमसन की जितनी भी बात थी सब इसने गलत साबित कर दी मॉडल प्रस्तुत करके। पहली बात तो यही गलत साबित हो गई थी, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नहीं हो, मतलब पूरी में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात उसने क्या कहा था कि बाहर की जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, वो धनावेश का काम करती है, लेकिन इसने इस बात को भी गलत सिद्ध कर दिया। देखो उस टाइम पे जब थॉमसन था उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जब ये आया रदरफोर्ड, जब इसने प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज भी कर ली थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। प्रोटॉन की खोज थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने कर ली थी। और सन भी शायद इसका तो 1886 और ये 1932 इनमें हो गया था, मतलब। ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज हो गई थी, न्यूट्रॉन की तो नहीं हुई थी फिर भी, लेकिन प्रोटॉन की हो गई थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की हो गई थी। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। तो उसने बताया था कि ये बात तो सही बताई थी, किसने, थॉमसन ने, कि भाई उदासीन गोला होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना, मतलब जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव आवेश होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जैसा रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई बाहर की जो परिधि होती है उस पर पॉजिटिव होता है और अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, और लेकिन जो नाभिक होता है उसके अंदर बीच में पॉजिटिव आयन होता है। समस्त धनावेश जो होता है परमाणु का वो तो होता है नाभिक के अंदर, और ऋणावेश उसको बैलेंस करने के लिए नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में। समझ में आई? दोबारा समझ लो। उसने अपने मॉडल में क्या बताया कि परमाणु 10⁻10 मीटर का गोला होता है, सीधी सी बात है। उसके अंदर लेकिन एक नाभिक होता है जिसका 10⁻15 मीटर होता है इसका व्यास। नाभिक छोटा होता है तो नाभिक का व्यास 10⁻15 होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चार तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और बीच में प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन धनावेश भाग होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग होता है। ये तो हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित भाग। तो इस तरह से इसको बैलेंस करके रखते हैं ये। ठीक है ना। तो ये मॉडल प्रस्तुत किया, इस तरह का मॉडल किसने किया? रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। ठीक है ना। उदासीन गोला है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन बीच में नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये मॉडल था किसका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। ठीक है। तो कमी क्या रह गई इसकी, वो कमी मैं कल बताऊंगा तुमको। आज के लिए इतना ही। परमाणु जो मॉडल पढ़ा हमने आज, थॉमसन का पढ़ लिया और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का बता दिया। तो रदरफोर्ड का मॉडल दोबारा से पढ़ लेना। वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी दोबारा देख लेना। किसी बच्चे को तो याद भी होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। दोबारा से देख लेना वीडियो, नोट्स में तुमको सेंड कर ही दूंगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में भी और वैज्ञानिक आया था, एक नील्स बोर आया था।
नील्स बोर क्या आया था, वो किसने क्या बताई थी, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए आज हम 2 ही पढ़ते हैं, इसकी जो कमी रह गई रदरफोर्ड की वो आगे कल बताएंगे हम, अगले वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसको पढ़ना ढंग से, देखना है अच्छे से, ठीक है बेटा। और अपनी जो वीडियो है उनको शेयर करो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक किया करो, ठीक है ना। और एंजॉय करो, आराम से मस्त रहो, बिंदास रहो, और कोरोना से सुरक्षित रहो, सेफ रहो, हाथ मुंह अच्छे से साबुन से धो, मास्क का प्रयोग करो, ठीक है। चलें, ओके, बाय बाय।